नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, महाराष्ट्र इलेक्शन भाजपा जब से जीती है तब से उसकी तारीफों के पुल बांधने में हर कोई लगा हुआ है। खासतौर से गोदी मीडिया की तो ईद दिवाली हो गई है। वो मोदी की विक्ट्री को मोदी मैजिक का कमबैक बता रहा है, भाजपा की रणनीति की जीत बता रहा है, उसके चाणक्य की जीत बता रहा है। तो गोदी मीडिया पूरे तरीके से वाहवाही में लगी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन फिर बात वहीं पर आके अटक जाती है कि चुनाव से पहले तो मोदी मैजिक पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं दिख रहा था। मोदी अमित शाह की रैलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, कुर्सियां खाली पड़ी थी, नाम भर लोग मौजूद थे। लाडली बहन योजना की बात करने वाले और महिलाओं को अपना सुरक्षा कवच बताने वालों की रैलियों को महिलाएं खुद छोड़ कर जा रही थी। ऐसी तमाम वीडियो हम सभी ने देखी। तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार की रणनीति चुनाव के दौरान तो दिख ही नहीं रही थी। चुनाव के दौरान तो अजित पवार, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच की जो तकरार थी, खबरें केवल उस पर बन रही थी। एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी को लेकर भाजपा से तनातनी चल रही थी। अजित पवार भी भाजपा से उखड़े हुए थे, बीजेपी की मर्जी के खिलाफ उन लोगों को टिकट दे रहे थे जिसे वो नहीं चाहती। लेकिन अब जब चुनाव जीत गई एनडीए तो बिल्कुल अलग तरह का विश्लेषण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया का असल काम जो है वो तो वो करती रहेगी, मगर महाराष्ट्र के अंदर खाने से जो बात उठ रही है, सिविल सोसाइटी के लोग इस पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं। और वो ये कि क्या महाराष्ट्र का चुनाव फिक्स्ड था। ऐसी चर्चा बाकायदा केवल चर्चा नहीं है, सीधे सीधे बयान है, आरोप है। पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इन सभी नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ कहा कि भाजपा ने छोटा राज्य छोड़ दिया और बड़ा राज्य जीत लिया। मतलब जहां उसे ज्यादा फायदा हो रहा था, जहां उसके स्टेक्स दांव पर लगे हुए थे, वहां उसने खेला कर दिया, सेटिंग कर ली। खैर, अब केवल चर्चा भर से कांग्रेस इस बार, इंडिया गठबंधन इस बार संतुष्ट नहीं होने वाली। उसने अब यह तय कर लिया है कि वो कोर्ट जाएगी। शरद पवार और अजित पवार के नेता जो हारे हैं वो कोर्ट जाएंगे और इन उम्मीदवारों की जो संख्या है वो लगभग 120 से 130 की है। ये सबूतों के साथ कोर्ट जा सकते हैं, ये बताने के लिए कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ गलत हुआ और उनके वोटों की गिनती ठीक से नहीं हुई, या फिर पूरा का पूरा चुनाव फिक्स्ड किया गया। और अब इस बीच पहली बार एक ऐसा चेहरा सामने आया दोस्तों, जो राजनीति के दांवपेच अपने दादा से सीख रहे हैं। और दोस्तों, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है फिलहाल शरद पवार की पार्टी के लिए। आपने शरद पवार की हाल की तस्वीरों में देखा ही होगा, उनके आसपास रोहित पवार खूब दिखाई दे रहे हैं। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं और ऐसा माना जा रहा था कि 37 साल के रोहित पवार को शरद पवार तराश रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं अपने आने वाली, या एक तरह से कहें लीडरशिप के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत को हैंडओवर करने के लिए रोहित पवार को एक तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो रोहित पवार का कुछ भी कहना, फिलहाल बोलना, कुछ भी बोलना एक तरह से अभी इंपॉर्टेंस रखता है। और रोहित पवार ने मीडिया में आकर एक काफी हैरान करने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, महाविकास अघाड़ी के लीडर्स को जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी सर्वे हमने किए थे या मीडिया ने किए थे उसमें कांटे की टक्कर दिख रही थी। सभी सर्वे में हमारे 120 उम्मीदवारों की जीत दिख रही थी, सीधा 45 पर आना ये बहुत हैरान करने वाला है। अब हम इस मामले में एक रणनीति बना रहे हैं, लेकिन लोग भी खुलकर बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात गए और गुजरात से आई ये ईवीएम मशीन, ये सारी मशीनें गुजरात से आई हैं, ऐसी चर्चा है। कई उम्मीदवारों के खुद के गांव में नेगेटिव वोटिंग हुई है, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन बूथ ऑफिसर्स का भी अलग तरह का विचार है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसी चर्चा है। और उस चर्चा को दबाने के लिए 2 ऐसे राज्यों में चुनाव करवाए गए, जिसमें एक में जैसी सरकार चलती है चलने दो, और दूसरे में ईवीएम हैक करवाने की चर्चा है। 222 से 223 एनडीए के विधायक चुनकर आए, फिर भी वो लोग जश्न तक नहीं मना रहे। महाराष्ट्र में कोई जश्न ही नहीं है, क्योंकि लोगों के मन के खिलाफ मैंडेट मिला है। अब ये कैसे हुआ, हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो सुना आपने दोस्तों, कितनी बड़ी बात रोहित पवार कह रहे हैं कि ये चुनाव पूरी तरह से फिक्स्ड था। भाजपा ने जानबूझकर 2 ऐसे राज्य चुने जहां पर एक में सरकार को ऐसी चलने दिया जाए जैसे कि वो चल रही थी पहले से, और दूसरे बड़े राज्य को ईवीएम के जरिए जीत लिया जाए। इसके चलते महाराष्ट्र में कहीं पर जश्न भी नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि लोगों के खिलाफ मैंडेट आया है। दूसरी बात जो रोहित पवार की गौर करने वाली बात है वो ये कि उन्होंने कहा कि वो रणनीति बना रहे हैं, इस पर पूरी रिसर्च कर रहे हैं, और अब उनकी इस बात को 130 उम्मीदवारों की कोर्ट जाने वाली बात से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह खबर चारों तरफ थी कि कांग्रेस उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कोर्ट में जाएंगे, पूरे सबूतों के साथ जाएंगे। तो शरद पवार की पार्टी तो अब कह रही है कि वो रणनीति बना रहे हैं, मगर अभी तक इस पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा स्पष्ट बयान नहीं आया है रणनीति जैसे शब्द को लेके। उद्धव ठाकरे भी चुप है और मान लीजिए शरद पवार की पार्टी के उम्मीदवार कोर्ट जाते हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी उम्मीदवार नहीं जाते हैं, तब यहां पर उनके गठबंधन की एकता का खंडन होता दिखाई देगा। तरह तरह के सवाल भी उठेंगे और फिर अंत में वही बात हो जाएगी कि बस विपक्ष शोर मचाता है, करता कुछ नहीं है। क्योंकि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू स्टेप आउट। सिर्फ बड़े बड़े बयान दे देने से, सवाल खड़े कर देने से तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर बिल्कुल हरियाणा वाली स्थिति महाराष्ट्र में भी हो गई। बिल्कुल वही सवाल इस चुनाव में भी उठ रहे हैं जो पहले उठ चुके हैं ऑलरेडी। जब विपक्ष चुनाव आयोग पर और उसकी पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, उसे मानने से इनकार कर रहा है, तो क्या विपक्ष हर चुनाव के बाद में इस बात को कहेगा? चलिए, एक चुनाव की बात होती है तो समझ में आता है, लेकिन तकरीबन आप हाल के सभी चुनाव उठाकर देखिए, हर चुनाव के बाद में यही स्थिति नजर आती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा का चुनाव, और अब महाराष्ट्र भी इसी लिस्ट में आ गया है। लगभग हर जगह पर विपक्ष कहता है कि हमारी तैयारी बहुत मुकम्मल थी और नतीजे बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत आए। और महाराष्ट्र में तो पूरी इंडिया गठबंधन का सूपड़ा ही साफ हो गया। बहुत खराब प्रदर्शन रहा, कांटे की टक्कर की बात हो रही थी और यहां पर जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या विरोधी दलों में इतनी हिम्मत है कि वो इसके नतीजे को स्वीकार करने से इनकार कर दे? वो चाहे तो विधानसभा को विपक्षहीन छोड़ सकते हैं, कार्रवाई में भाग लेने से इनकार भी कर सकते हैं और चुनाव आयोग पर दबाव भी बना सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? क्योंकि फिर सवाल उठेगा कि अगर झारखंड के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, वायनाड के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, कर्नाटक तेलंगाना के नतीजे आप स्वीकार करते हैं, तो महाराष्ट्र के नतीजे कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? तो अब बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष क्या ठोस कदम उठाता है या फिर हर बार की तरह सिर्फ आरोप लगाकर साइड हो जाता है। दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।